एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे कि बायोलॉजी को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। तो जानते हैं कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ जानेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। वैसे बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है और उसका पढ़ने का एक अपना तरीका है। आप अभी क्लास 10 से क्लास 11th में आए होंगे या फिर आप लोग क्लास 12th में होंगे तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ में हो सकता है आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और ऐसे नीट के साथ ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि जो बायोलॉजी होता है वो आता है, जैसे कि एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे बायोलॉजी आती है। तो अगर आप बहुत सारे एग्जाम में से कुछ एग्जाम तो ऐसे होंगे जिसे आप जरूर टारगेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको बायोलॉजी भी पढ़नी होगी। तो बायोलॉजी बेसिकली आपको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कौन सी बुक्स यूज करना चाहिए अगर आप नीट, एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी, अगर आप जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप किसी स्टेट में हैं, जैसे एमपी में है, यूपी में, तो अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक अलग अलग जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एम्स कॉलेज लेना है तो उसके लिए एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे एग्जाम होते हैं जिसमें बायोलॉजी आती है। तो बायोलॉजी जिस भी एग्जाम में आती है आपको सेम बुक यूज करनी है और वो ये है। आई होप कि आप लोगों ने ये बुक कई बार देखी है और शायद हम इस बुक को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के, तो ये तो इतनी सी है, इससे कैसे हो पाएगा, हमें तो बहुत मोटी बुक की जरूरत है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बुक है ना, आप लोगों को इसी से सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, जिसमें भी 12th लेवल की, 11th-12th लेवल की जो मतलब आपकी बायोलॉजी आनी वो यही बुक है। ठीक है, तो ये 11th क्लास की बुक है, ऐसे एक 12th क्लास की भी होती है, तो वो दोनों बुक कंबाइंड होकर आपकी नीट के एग्जाम में भी आती है। वैसे ही आपकी एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग, और अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप बीएससी नर्सिंग का ही दे रहे हो, जैसे कि एएनएम, जीएनएम, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश है तो उसका अलग होता है, और यूपी होता है तो उसका अलग होता है, राजस्थान है तो उसका अलग होता है। ठीक है, तो स्टेट वाइज भी कुछ नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, उसमें भी बायोलॉजी आती है। पैरामेडिकल भी होता है स्टेट वाइज, ठीक है, तो उसमें भी बायोलॉजी आती है। तो उसमें भी आप इन्हीं बुक से प्रिपेयर करते हो। ये बुक क्लास 11th की बायोलॉजी है। वैसे ऐसी ही एक बुक और आती है, लगभग इतनी उसकी थिकनेस होती है, तो वैसे एक बुक होती है क्लास 12 की, तो वो दोनों बुक आपको पढ़नी होती है। ठीक है, एक ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, और एक और बुक होती है 12th की, वो दोनों आप पढ़ेंगे और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो जिसमें क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस पूछा जा रहा है। तो आपको ये तो कंफ्यूजन चला गया ना आपके ब्रेन से कि आपको बुक कौन सी यूज करनी है, तो बुक आपको यही फॉलो करनी है। ठीक है, अब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो नीट होता है वो तो बहुत बड़ा एग्जाम है, तो क्या ये जो बुक है वो सफिशिएंट है? तो हाँ, वो बुक बिल्कुल सफिशिएंट है। ये बुक्स आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। पता है कैसे? अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, आगे अभी जैसे कि आप लोग क्लास 11th में या फिर अभी आप क्लास 12th में, तो अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिए। पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि नीट में इतने सालों से नीट हो रहा है तो कितने सारे क्वेश्चंस आए होंगे, तो आप उनको देखिए कि उनके आंसर्स इस बुक में मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। तो इसका आंसर है यस। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो एग्जाम होता है उसमें इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता। हम कभी कभी हमको लगता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ गया। जो सिलेबस इसमें लिखा हुआ है उसको जितना डेप्थ में आप समझ लो, जितना एक एक लाइन अच्छे से समझ लो, एक एक लाइन से ही क्वेश्चन आता है। और अगर आप उसको नजरअंदाज कर देंगे उस लाइन को, तो फिर आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आया। अगर मैं बात करूं नीट 2025 की, तो उसमें एक एक लाइन एनसीईआरटी की है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। पेपर का टफनेस थोड़ा टफ था, पेपर टफ था, बट एक एक लाइन इसी बुक से आई थी। यानी कि क्या, हम हमेशा एक ही चीज़ की गलती करते हैं कि हम दूसरी बुक्स यूज़ करते हैं, हम दूसरे मॉड्यूल्स वगैरह ज़्यादा रीड करते हैं। आप मॉड्यूल से पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपको पढ़ना ये है। अब ये इतना आसान तो नहीं, जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको उतने अच्छे से समझ भी नहीं आता, तो आप फिर कैसे समझोगे? ओहो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, इसकी जो मतलब जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ वाइज या फिर वन शॉट, जिसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर कराया जाता है, उसमें ना इसकी जो लाइंस होती है, मतलब जैसे मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये कॉकरोच वाला है, ठीक है, तो वो एक एक लाइन को रीड करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इवन आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, मैंने कुछ वीडियोस अभी डाले हैं और आगे मैं और भी वीडियोस डालूंगी, तो उसमें मैं एनसीईआरटी की क्या कर रही हूँ, एक एक लाइन आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आपके कोई डाउट्स ना रह जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइन्स तो मुझे समझ में ही नहीं आती हैं, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो वैसे तो सबसे पहले देखो आप क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो आपको पढ़ना है
एनसीईआरटी बुक से, क्लास 11 एंड क्लास 12। दूसरा कि इसको समझे कैसे, ये बुक्स थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल लगता है कि समझे कैसे। तो सबसे पहले आप वन शॉट देखिए। वन शॉट आप यूट्यूब पर देख सकते हो, किसी भी चैनल का देख सकते हो, जहां आपको समझ में आए आपको वहां से देखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनका देखो, आपको जहां से समझ में आए आपको उसका देखना है। अगर आप किसी ऑफलाइन क्लासेस में हो तो अगर आप वहां से पढ़ना चाहते हो तो वहां से भी पढ़ सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करोगे कि इस बुक की रीडिंग लगाओगे। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जो चैप्टर होता है वो एक ही दिन में कंप्लीट नहीं कराते, वो बहुत लंबा सा खींचते हैं। तो लगभग मान लीजिए एक हफ्ता लेते हैं, तो वो जितना पैराग्राफ आपको वहां पढ़ा देते हैं जहां तक का, वहां तक का पैराग्राफ आप इस बुक में ढूंढिए और उसको रीड कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट समझ में नहीं आता है तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप वहां कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो वहां पूछ सकते हो, अपने स्कूल में पूछ सकते हो, कहीं पर भी पूछ सकते हो जहां से आपको आंसर मिल जाए। फिर आप गूगल करके जानना चाहो तो वहां से भी जान सकते हो। बस आपको क्या करना है कि आपको पहले लेक्चर लगाना है, फिर अपनी बुक में रीडिंग लगानी है, और रीडिंग के बाद जितने डाउट्स आते हैं वो आपको नोट्स देख के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर ना बने तो टीचर और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके उन डाउट्स को क्लियर करना, बट डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन आपको बुक की समझ में आना चाहिए, बिकॉज अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, फिर आपको यही लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, बट ऐसा नहीं है। कितना ही टफ पेपर आ जाए नीट का, वो आना इसी बुक से, ठीक है, इसी बुक से आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत टफ आ गया, बस यही था कि हमने उन बातों को, उन लाइंस को नज़रअंदाज कर दिया कि अरे ये तो इंट्रोडक्शन वाला फेज है तो इसको क्यों रीड करना है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, मैं खोल के दिखाती हूँ बुक आप लोगों को। यहाँ पर काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट भी हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे डिलीटेड पोर्शन भी आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। ये जो चैप्टर है ना, ये आपके नीट में नहीं है, लेकिन और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़रूर आता है। जैसे कि आपने ये चैप्टर देखा होगा फोटोसिंथेसिस वाला। ये जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ना, इसका यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है इसको लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको लगता है इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो मतलब जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो बिल्कुल डिट्टो लाइन ही पूछ लेते हैं आपसे, और आपने वो ही अच्छे से नहीं पढ़ा होता। हम सोचते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाला पढ़े। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ के साथ साथ आपको पूरी बुक रीड करनी है। इवन आपको समरी भी पढ़नी है। मैं समरी दिखाती हूँ कहाँ पे, एकदम लास्ट में, जब कोई चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में समरी दी जाती है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो समरी है वो भी रीड करनी है, ठीक है। अगली बार से आप जरूर रीड करके जाइएगा, ठीक है। और आप अपने जो नोट्स हैं उनको बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स चिपका सकते हो। जैसे कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, देखो एक बार अच्छे से। वैसे इस चैप्टर का ये समरी है बहुत छोटे तरीके से, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम भूल जाते हैं। तो आप एक पेज इस तरीके का बना के चिपका सकते हो। आपको जैसे भी अपनी बुक को सजाना है आप कर सकते हो। आपको अगर कोई सी पेज में लिखना है तो पेज में लिख सकते हो, स्टिकी नोट्स बना सकते हो, छोटा छोटा पेज में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, बड़ा सा पेज चिपकाना है तो वैसे भी लिख सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो करो। आप सामने, साइड में, बाजू में, जहाँ आपको जगह मिले आप वहाँ लिख सकते हो। जैसे कि ये साइड में जगह खाली है ना, ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, दिखा आप लोगों को, रेस्पिरेशन है ये। तो यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे कितना सब कुछ लिखा हुआ है, दिखा। तो आप इस तरीके से साइड में भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो ये पैराग्राफ है ना, ये जो आपको पैराग्राफ है नीचे का, साइड में जो पैराग्राफ है ये काफी इजी हो जाएगा। इस तरीके से साइड में जो चीजें लिखी हैं वो इस पैराग्राफ को समझने के लिए हैं, ये आपके पैराग्राफ को समझने के लिए। समझ में आई बात? ये बहुत इजी कर देती है आपको समझना आपकी बुक को। तो इस तरीके से आप साइड में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जो आपको बुक को समझने में हेल्प करे। आपको कैसे भी करके बुक्स को समझना है तो आप मॉड्यूल में, जैसे आपको कोई पैराग्राफ इसमें लग रहा है बहुत कम लिखा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ी इजी लैंग्वेज में चाहिए, तो आप अपनी कोचिंग के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपने कहीं यूट्यूब पे वन शॉट देखा, वहाँ के नोट्स हैं अगर आपके पास तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, या आपकी बुक को ईजी करेंगे। और मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। आपको साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना होता है। आप बुक में साइड में हर चीज़ लिखते जाएं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप एक एक लाइन आपको समझ में आती जाए। जैसे कि ये वाला डायग्राम है, और एक ये वाला डायग्राम है।
ये वाला डायग्राम आपको कई बार PYQ में दिखा होगा, जो ऊपर बना हुआ है। और जो मैंने इसके पहले दिखाया था ना, ये वाला डायग्राम जो है, ये भी पेपर में आया था, ये भी नीट का PYQ है ये वाला। तो आपको डायग्राम्स मिस नहीं करने हैं, तो आपको डायग्राम्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की, एक लाइन पढ़नी है, समरी पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ इसी बुक से है। PYQ सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा आप PYQ कॉन्सेप्ट्स उतने ही बिल्ड हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ना केवल आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, इवन आपको ये तक पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे आप लोग कोई मुझसे कमेंट करते हो, कोई डाउट पूछते हो, तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्या पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, हेल्प करती रहूँगी, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, जैसे कि मान लीजिए आपने हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और हार्ट वाला बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें आप बेसिकली हार्ट से डील करते हैं। तो उसमें आपको मान लीजिए कार्डिक साइकिल नहीं आई है समझ में, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल अगर आपको नहीं आई समझ में, तो पूरा फिर से मत देखिए वीडियो। अगर आप वन शॉट देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप पूरा मत देखिए कि पूरा 10 घंटे का आप देख रहे हो, 2 घंटे का देख रहे हो, तो पूरा वीडियो देख रहे हो। आप पर्टिकुलर सर्च करो 10 मिनट सीरीज या फिर कुछ भी ऐसा करके, जिसमें कि आपको बहुत कम समय में कार्डिक साइकिल समझा दी जाए। ऐसे 10 मिनट्स के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं जहाँ से आप समझ सकते हो। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टीचर है जिससे ही आपको समझ में आता है और उसी से आपको समझ में आता है, वरना नहीं आता है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि जिस टीचर से आपने पहली बार वन शॉट पढ़ा और आपको अच्छे से समझ में आ गया और आप भूल चुके हो और फिर से वहीं से पढ़ना चाहते हो, तो आप पूरा वीडियो मत देखो, उस वीडियो को आगे बढ़ा दो और जहां पर वो कार्डिक साइकिल आपकी मैम या आपके सर पढ़ा रहे वो बस उतना सुन लो। पूरा वीडियो बार बार देख के टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है। पूरा वीडियो जब आपको कब देखना है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसको आप दोबारा पढ़िए, ठीक है। किसी दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, अगर मान लीजिए आपको उस टीचर से समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके साथ ऐसा कि नहीं उसी टीचर से समझना है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको समझना किससे, तो आप वहीं से जाके समझ लीजिए। लेकिन पूरा वीडियो मत देखिए। अगर बहुत लंबा वीडियो है तो आप उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, वो टॉपिक बस समझ लीजिए। अदरवाइज 10 मिनट सीरीज है, बहुत सारे टीचर्स के यूट्यूब में बहुत बेस्ट समझाया गया है। इवन वन शॉट भी बहुत अच्छे और बेहतरीन है, अच्छे से अच्छे टीचर्स के। मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाएंगे ना आपको कि बायोलॉजी से आपको प्यार हो जाएगा, बिल्कुल इतनी पसंद आ जाएगी आपको। अगर आप पहली बार 10th क्लास से 11th में आए, तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे पढ़ोगे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि आपको बुक में सब कुछ पढ़ना है, तो इस तरीके के जो टेबल बने होते हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो आप हर चीज़ पढ़िए, कोई चीज़ मिस मत कीजिए और अपना शेड्यूल बना के पढ़िए, ताकि आपका टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो जाए। और जैसे जैसे आप चैप्टर के वन शॉट देख लेते हो या फिर समझ लेते हो, तो पूरी बुक की एक बार रीडिंग लगाओ उस चैप्टर की, उसके बाद PYQ करो। PYQ करोगे तो आपको पता आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया और किस चीज़ पे आपको डाउट है। फिर जिस पे डाउट हो वो पर्टिकुलर उस टॉपिक का वीडियो देखो। अपने से खुद से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, किसी और के ऊपर भरोसा मत करो, ठीक, किसी ऊपर डिपेंड मत रहो। आप खुद से सिलेबस करने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ यही होता है कि काश सिलेबस हो जाता तो हम शायद बेटर परफॉर्म कर पाते नीट में। और नीट में देखो, बायोलॉजी को आपको बिल्कुल हल्के नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे साइड नहीं कर देना है। 360 मार्क्स आपके बायोलॉजी है, यानी 720 में से जो आधे नंबर है 360, वो आपको सिर्फ बायोलॉजी से मिल रहे हैं। तो आपको बायोलॉजी को हल्के में नहीं लेना है, उसको आधा 50% जो है आपकी बायोलॉजी आ रही है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लोगे, आपको इसको अच्छे से करना है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो बायोलॉजी है वो आपकी और भी एग्जाम में काम आएगी, तो आप दूसरे एग्जाम्स के फॉर्म भी ज़रूर फिल कीजिएगा,